मेरा हक मेरी सुरक्षा, कानून और विकलांग अधिकार पर कार्यशाला श्रृंखला। तीसरी कार्यशाला, पॉक्सो, विकलांग बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा से सुरक्षा के लिए कानून। तारीख जून 25, 2021। ट्रेनर रिजवान अली, लॉयर, विकलांगता एवं बाल अधिकार, कानूनी सलाहकार, लतिका रॉय फाउंडेशन। सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका राइजिंग फ्लेम की 3 दिवसीय कार्यशाला श्रृंखला मेरा हक मेरी सुरक्षा के आखिरी दिन पर। आप सभी से विनती है कि जो भी जूम के द्वारा ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर अपने आप को म्यूट पर रखें, और जो भी यूट्यूब के द्वारा हमें ज्वाइन हुए हैं, यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल सेशन के दौरान ज़रूर छोड़िएगा और हम उसे नोट करके यहाँ पर हमारे जो आज के ट्रेनर हैं उनसे आपका सवाल, उनके समक्ष आपका सवाल रखेंगे। मेरा हक मेरी सुरक्षा, ये कार्यशाला श्रृंखला की सोच कहाँ से शुरुआत हुई? हमने मेरा हक मेरी सुरक्षा की कार्यशाला श्रृंखला के बारे में सोचा और उसे इस तरह से आपके सामने 3 दिवसीय श्रृंखला बना के प्रस्तुत किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ हिंसा तो होती है, पर क्योंकि हमें विकलांगता है हम उस हिंसा को पहचान नहीं पाते। और पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि इस तरह से कोई दुर्व्यवहार हमारे साथ करे, कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे, कोई तरह का वायलेंस करे, इसे आम तौर से समाज में डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस यानी विकलांगता का अनुभव करके छोड़ दिया जाता है या सरका दिया जाता है या कम बताया जाता है। इसे हिंसा के रूप में कैसे पहचाना जाए? और अगर हिंसा हमारे साथ हुई है तो क्या कानून हमारे साथ है? क्या हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए गए हैं? और अगर कानून बनाए गए हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसका इस्तेमाल करके न्याय तक कैसे पहुंचा जाए? ये सारी जानकारी विकलांग महिलाओं को, विकलांग व्यक्तियों को एवं एक्टिविस्ट और अन्य सभी जो रेलिवेंट पार्टीज हैं जैसे लॉयर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके, इसलिए हम इस 3 दिवसीय श्रृंखला को लेकर आए आपके समक्ष। मेरा हक मेरी सुरक्षा। आज आखिरी दिन है। हमने पहले दिन देखा 23 जून को घरेलू हिंसा पर एक सेशन था। कल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स यानी यौनिक हिंसा के केसेस में हमारे पास क्या न्याय तक पहुंचने के प्रावधान है, कानून क्या कहता है, हमारी सुरक्षा के लिए क्या बताता है और हम किस तरह से इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे विकलांग बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के बारे में। विकलांग बच्चे, कई सारी सामाजिक धारणाएं हैं बच्चों को लेकर। हम ये सोचते हैं कि बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, उनके साथ कौन हिंसा करेगा। दूसरा हम सोचते हैं विकलांग बच्चों को कौन, वो तो वैसे ही इतने बेचारे होते हैं, उन्हें तो मदद की जरूरत होती है। और समाज इतना भी खराब नहीं है कि विकलांग बच्चों के साथ कोई हिंसा, कोई किस तरह का दुर्व्यवहार करे। यहाँ से बात शुरू होकर कई बार यहीं पर रुक जाती है। ना ये हिंसा पहचानी जाती है, ना आगे इसके बारे में कुछ किया जाता है। पर कानून तो कुछ और कहता है। कानून हमसे विकलांग बच्चों की हिंसा पर, यौनिक हिंसा पर और यौनिक हिंसा और उसके बारे में न्याय में क्या प्रावधान किए गए हैं वो बताता है, और उसे लागू करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं वो हमें मार्गदर्शन देता है। तो आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट, इस पर आज का सेशन है। और इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं आज आमंत्रित करना चाहूँगी रिजवान अली फ़हीम। ये कल भी हमारे ट्रेनर थे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में, और आज भी इस सेशन में हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि पॉक्सो में हमारे अधिकार किस तरह से बताए गए हैं और हम किस तरह से इस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हिंसा को पहचान सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी होती है एक अडल्ट होने के नाते, जो विकलांग बच्चों को जानते हैं, हिंसा हुए कोई केस को जानते हैं, उसको सब मद्देनजर रखते हुए हम अडल्ट्स की क्या जिम्मेदारी है। ये सारी बातें रिजवान आज हमें बताएंगे। मैं छोटे से परिचय के साथ रिजवान आपको आमंत्रित यहाँ पर करना चाहूँगी। पर उसके पहले एक बार दोबारा सभी से विनंती है, आप अपने आप को म्यूट पर रखें जो भी जूम के द्वारा हमसे जुड़े हैं। यहाँ पर सांकेतिक भाषा का अनुवाद हो रहा है, तो निशांत और सोनाली हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर राइजिंग फ्लेम टीम है पूरी की पूरी। यदि आपको कोई दिक्कत हुई तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे कि आप खुद को अनम्यूट ना करें। पर इस सेशन के एंड में आखिर का आधा घंटा प्रश्नों उत्तर का समय रहेगा, तो तब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अनम्यूट करके एक एक करके अपना सवाल पूछें।
तो आमंत्रित करते हैं आज के लीड फैसिलिटेटर ट्रेनर रिजवान अली फ़हीम। ये पेशे से एक वकील हैं, देहरादून बार एसोसिएशन के लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लतिका रॉय फाउंडेशन के साथ ये काम करते हैं और जागरूकता और एडवोकेसी का काम करते हैं विकलांग बच्चों के लिए और एवं उनके परिवारों के लिए, ताकि वो अपने कानूनी अधिकार समझ सकें और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा लाभ उठा सकें। बेहतर इन योजनाओं को और इन कानूनी अधिकारों को कैसे बेहतर बनाया जाए और इन्हें कैसे लागू करवाया जाए, इस कार्य को ये पिछले 12 साल से कर रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। RPWD एक्ट, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो कानून है 2016 का, उसके जो स्टेट रूल्स हैं इनको बनवाने में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे भी जो सरकारी विभाग होते हैं उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसके जो सारे फ्रेमवर्क्स हैं, वो सुगम्य कैसे बनवाया जाए, इसका ये निरंतर प्रयास करते हैं। योजना और योजनाएं और कानूनों को लागू करवाना, इस पे ये समझते हैं कि योजनाओं को और कानूनों को लागू करवाना ये एक जन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और इसी सामाजिक जिम्मेदारी को ये इन ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। अपने सारे काम के साथ साथ ये एक ट्रेनर भी हैं, फैसिलिटेटर भी हैं और पेशे से, जैसे मैंने कहा, वकील हैं। रिजवान, ओवर टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम उम्मीद करते हैं कि पॉक्सो एक्ट के बारे में हम पूरी जानकारी आपसे ले सकें, संक्षिप्त में भी समझ सकें, नोट्स भी बना सकें, और क्या हम कदम उठा सकते हैं बच्चों के साथ जब हिंसा होती है, और ख़ासतौर विकलांग बच्चों के साथ जब यौनिक हिंसा होती है, तब हमारी क्या जिम्मेदारी होती है और हम क्या कदम उठा सकते हैं। इसके बारे में आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू दीदी। राइजिंग फ्लेम का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं सीधे अपनी प्रेजेंटेशन पे जाऊंगा और स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि हम लोग अपनी बात शुरू कर सकें। आज का हमारा विषय है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसको कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। बालक मतलब कोई भी जेंडर का बच्चा है उसके बारे में करें का संरक्षण अधिनियम 2012 में एक कानून आया और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम किन किन चीजों पे बात करेंगे, आज का विमर्श हमारा किन चीजों पे फोकस रहेगा। जैसे हमने कल बात की थी, बाल यौन सुरक्षा के बारे में कानून की जानकारी, उनकी परिभाषाएं क्या क्या है, प्रक्रिया की जानकारी कि अगर बाल यौन शोषण होता है बच्चे का तो क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी उसको न्याय दिलाने की, और वो कानून हम सबके ऊपर क्या क्या दायित्व डालता है। हम तीन चीजों पे अपनी बात फोकस रखेंगे और इन्हीं के आधार पर बात करेंगे। हम शुरू करते हैं अपनी बात। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो आम नाम है इसका, पॉक्सो से याद रहता है। पॉक्सो अब तो काफी मशहूर हो गया, लोगों के नजर में काफी नाम है, ये अच्छी बात है। तो ये एक स्पेशल कानून क्या होता है, जो किसी खास विषय के लिए, खास समुदाय के लिए, खास समाज के लिए बनाया जाता है, स्पेशल कानून होता है। ये भी एक खास समाज के लिए बनाया गया, बच्चों पे। और किस खास चीज के लिए बनाया गया? यौन अपराध। ये कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 से। ये इसके 9 अध्याय हैं, 46 चैप्टर हैं। वकीलों के लिहाज से बहुत छोटा सा कानून है, पढ़ने में आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम पॉक्सो एक्ट के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि आम समाज के लिए, हम सब समाज के लिए बच्चों की बेहतरी में जरूरी है कि बच्चों की बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम इस कानून को समझें, क्योंकि नई परिभाषाएं, नए सिस्टम देता है जो शायद हम पुराने तरीके से समझते हुए आ रहे हैं उससे एकदम अलग। और उसको समझना, उसको स्वीकार करना, उस नजरिए से साथ जीवन जीना, वो हमें सिखाता है। तो इसलिए हम ज्यादा परिभाषाओं पे बात करेंगे आज। कल की तरह नहीं, कल हमने जितने लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा, कल हमने प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा बात की, आज हम परिभाषाओं पे ज्यादा बात करेंगे। और जिसको परिभाषाओं प्रक्रिया की जानकारी की आवश्यकता होगी तो जब सवाल जवाब होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्या करता है कानून? कानून किस लिए है, क्या काम है इसका? बच्चों, ये 3 काम करने के लिए, 3 चीजों पे। बच्चों के साथ छेड़छाड़, छेड़खानी होती है जो,
बलात्कार और कुकर्म होते हैं जो, उन तीनों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून है, साधारण बोलचाल में कह सकते हैं। और पॉक्सो एक्ट साधारण नाम है, आम बोलचाल का नाम है। अब शुरुआत होगी कि बच्चों के बारे में कानून है, बच्चों के यौन शोषण के बारे में कानून है। यौन शोषण भी हम समझते हैं, जिसको आगे समझेंगे वो क्या क्या है। पर बच्चा कौन है? बच्चा हमारे यहाँ जब हम अखबार पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमें। कभी हम 16 साल की उम्र में हो गया, कभी हम कहते हैं 14 साल से छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करानी है, कभी कुछ कहते हैं। तो देखते हैं कुछ कानून क्या कहते हैं बच्चे के बारे में। जो चाइल्ड लेबर एक्ट है हमारा, वो कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं करानी है, वो 14 साल से छोटा मानता है। अब ये एक्टिविस्ट ने डिमांड की थी कि अगर कोई बच्चा ही क्राइम कर रहा है और हीनियस क्राइम कर रहा है तो उसे 16 साल क्यों ना माना जाए, 18 साल का क्यों माना जाए। तो ये भी कानून में बदलाव हुआ है। तो अगर बच्चे ने क्राइम किया है तो 16 साल का है। और ये जुवेनाइल जस्टिस जेजे एक्ट जिसको हम कहते हैं, किशोर न्याय अधिनियम, उसके अंतर्गत क्या है, 16 साल तक का है। तो अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इस बारे में क्या कहती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन भी, मैंने 16 साल लिख दिया गलती से, ये 18 साल कहती है, 18 साल तक के बच्चे, और कुछ कंडीशन में 16 साल भी है। अब और आगे आते हैं, क्योंकि हम तो पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट क्या कहता है? बच्चा वो है, व्यक्ति है जो 18 साल से कम उम्र का है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? अलग अलग कानून है, वकील तो लोग तो याद रख लेंगे, आम लोगों को भी तो याद रखना है, एक बार पढ़ के कंफ्यूज थोड़ी होना है। तो आम याद करने की बात है, अगर बच्चे ने अपराध किया है और गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, यौन अपराध किया है, तो बच्चे की उम्र 16 साल गिनी जाएगी। और अगर बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो बच्चा वो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये बात बड़ी क्लियर रहेगी। और जो बाल, जो जैसे कारखाना भी अधिनियम है, बहुत ज्यादा चीजों में हम थोड़ा सा इधर चले जाएंगे। तो अगर जो बाल मजदूरी है उसमें 14 साल की बात। ये बात मेरे हिसाब से लगता है सबको क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आमतौर से क्या होता है कि हम लोग बाद में सवाल जवाब शुरू करते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि बीच में हम कुछ सवाल लेंगे, और सवाल लेंगे, थोड़े से सवाल लेंगे अभी। कि ये स्क्रीन पे मुझे भी कुछ अजीब दिखाई दे रहा है कि बच्चों के विरुद्ध जो यौन अपराध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं। मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको बताना आसान हो। एक तो होता है स्पर्श आधारित, बच्चे के साथ छूने वाले जो अपराध होते हैं। एक गैर स्पर्श के होते हैं, और एक अन्य अपराध भी हैं। पर जो स्पर्श आधारित अपराध हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में कोई बता सकते हैं? गैर स्पर्श भी बता सकते हैं? कोई बताना चाहेगा या मैं शुरू करूं? ये हमारे इंटरप्रेटर सोनाली ने कहा था कल है, स्पर्श आधारित अपराध रेप है ना, रेप सबसे बड़ा अपराध है। तो बच्चों के साथ होता है ना, तो स्पर्श आधारित अपराध है वो भी। तो बताता हूं मैं, अब आराम आराम से स्क्रीन चलाऊंगा। लैंगिक हमला जिसमें प्रवेशन हुआ हो, जिसको हम रेप कहते हैं, या गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर की परिभाषा मैं आगे बताऊंगा, और ये शब्द इस कानून से ही आया है, पॉक्सो से। तो जो लैंगिक हमला है वो स्पर्श आधारित अपराध है। आपसे टच करते हो, लैंगिक हमला करते हो जिसमें प्रवेशन नहीं हुआ है, बच्चे के जननांगों में आपने कुछ प्रवेश नहीं किया है, पर लैंगिक हमला किया है। आप प्रयास कर रहे थे ये सब करने का ना, गलत ढंग से छूने का भी प्रयास कर रहे थे। तो ये है। वीडियो बनाना बच्चे के यौन क्रिया में इस्तेमाल करते हुए, स्पर्श भी किया और उसकी वीडियो भी बना ली, ये कैसा हुआ? स्पर्श आधारित अपराध हुआ। अब गैर स्पर्श आए, लैंगिक उत्पीड़न, अपने आप को किसी क्रिया में करते हुए दिखाना, कोई जबरदस्ती वीडियो दिखाना, लैंगिक उत्पीड़न करना, उसे रोज परेशान करना, ऐसा कि वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाए। अश्लील प्रयोजन के लिए प्रयोग, आप जानते हैं कि जो वीडियोस शेयर होती है बच्चे के बारे में, बच्चों की सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए, ये बाद में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा का कारण बनती है। इस तरह की अश्लील सामग्री को बेचना, ऊपर वाला सेकंड वाला तो आम व्यक्ति कर लेते हैं उपयोग, और ये बेचने वाले। उसका भंडारण अपने मोबाइल में सेव करके रखना, अपनी
ये जो कंप्यूटर है इसमें सेव करके रखना, ऐसी सामग्री जिसमें बच्चों का अश्लील क्रिया में इस्तेमाल किया गया है। अन्य अपराध क्या हो जाएंगे? अन्य अपराध हो जाएंगे बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ और हमने उसकी सूचना नहीं दी, हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हुए और हमें जानकारी थी, ये भी अपराध है ना। झूठी शिकायत, ये भी अपराध है। और पहचान का खुलासा करना, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि कानून इसके बारे में साफ है। जिसका बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, जिस महिला के साथ यौन शोषण हुआ है, 2 साल तक की सजा है, उसकी पहचान उजागर कर देना। लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं इस बच्चे के साथ, खासतौर से जो धर्मांध किस्म के लोग होते हैं, जो इस धर्म की इस लड़की के साथ ये यौन अपराध हुआ, उसकी पहचान, नाम, पता सब उजागर कर दिया और फेसबुक या सोशल मीडिया पे डाल दिया कि इसको न्याय दिलाओ। ये आप आमतौर से देखते हैं, ये अपराध है, ये अन्य तरह के अपराध है। तो ये 3 हिस्सों में हमने इन अपराध को बांटा। और ये कहाँ से आया? अच्छा रिजवान भाई, अनिल जोशी बोल रहा हूँ जी। ये कहाँ से आया? समाज से आया, ये समाज में है, ये अपराध है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉक्सो से पहले क्या था। पॉक्सो से पहले आईपीसी, जिसे इंडियन पिनल कोड कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, और एक ट्रैफिकिंग का एक्ट था जिसमें लोगों का व्यापार किया जाता है, उनको सेल कर दिया जाता है और उसका प्रयोजन होता है जो सेक्स के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें माइनर बच्चों के बारे में था कि बच्चों के लिए करेंगे तो ये सजा होगी। पर आईपीसी क्या है कि आईपीसी बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं करती थी। आईपीसी कहते हैं, जो हमने कल धाराएं पढ़ी थी कि रेप की धारा महिला के ऊपर होती है। अब उन धाराओं में क्या है कि ये जो मैंने 4 परिभाषाएं सामने आपके लिखी हुई, इनको अलग अलग परिभाषित नहीं करती। लैंगिक हमला, प्रवेशन, लैंगिक यौन उत्पीड़न बच्चों के बारे में बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करती। या तो 354 आएगा, वो सिर्फ लड़की के बारे में आएगा, छोटे बच्चों के बारे में वो भी नहीं आएगा। 376 आएगा, छोटे बच्चों के बारे में, उसकी भी डिटेल में परिभाषा नहीं है। अब डाली गई है, 2018 के अमेंडमेंट में डाली गई है। और न्यायिक जो प्रक्रिया थी, जो इसके बाद न्याय दिलाने की प्रक्रिया थी, अगर किसी बच्चे की तरफ से अपराध 377 का कारित भी हो जाए, 377 है किसी बच्चे के साथ यौन क्रिया करना, उसके गुदा में यौन क्रिया करना। अब क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ होगा, लेकिन हम बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर हो भी जाए तो जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं करती थी, वो दोनों को एक समान रूप से देखती थी, एक समान रूप से सवाल जवाब होते थे। अब पॉक्सो कानून आया और इस कानून की कुछ खास बातें जिन्होंने इसको चेंज किया, जो उसका फोकस था पॉक्सो का। पहली बात, ये कानून लिंग निष्पक्ष है, यानी लड़का लड़की कोई भी जेंडर का बच्चा हो, 18 साल से छोटा है, अगर उसके साथ कोई यौन अपराध हुआ है तो उस पर यह कानून लागू होगा। ये लड़का लड़की में भेद नहीं करता। 376 जब मैं कल बता रहा था वो महिला के बारे में बता रहा था, 354 है वो महिला के लिए है, 509 है तो वो महिला के विरुद्ध है कि गाना बजाना। वैसे लड़कों के खिलाफ भी गाने होते हैं, सीटी वीटी बजाना होता है, लेकिन बहुत कम होता है। जिसमें मैंने कल बताया था, अपराध उसी श्रेणी में आना चाहिए जहाँ समाज में बहुत ज्यादा है, तो उसी के ऊपर कानून में मजबूती रहती है। इस कानून में बच्चे ने एक बार आरोप लगा दिया कि मेरे साथ अपराध हुआ है इस तरह का, उसके बाद जिसे अपराधी माना गया उसको खुद को निर्दोष साबित करना है। बच्चे ये अपराधी को दोषी मान के चलता है कानून, अगर एक बार उसके ऊपर ये धारा लग गई पॉक्सो की कोई भी। अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड का प्रावधान है, उसकी परिभाषा है, अपराध कैसा किया गया है, किस तरह का अपराध किया गया, 46 धाराओं में है और उसके अनुसार दंड का प्रावधान है। और बाल अपराधी अगर है, अगर किसी बच्चे ने यौन शोषण किया है दूसरे बच्चे का, तो वो जेजे एक्ट में के अनुरूप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी चलेगा, ये पॉक्सो एक्ट में चलेगा। ये तो जेजे एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आगे कुछ आते हैं इस कानून में। जल्दी अगर न्याय मिले उसके लिए, आप जानते हैं भारत में कितने सारे केस चल रहे हैं, न्याय मिलने में देरी होती है। जल्दी न्याय मिले उसके लिए विशेष अदालत बनाई गई है। ट्रेन लॉयर है, जो सरकारी लॉयर जो आपको मिलता है वो उसी कार्य के लिए ट्रेन है, उसी कार्य के लिए ट्रेन जज है। उनके लिए टाइम समय सीमा भी 2 महीने की निर्धारित कर दी गई है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। रिपोर्टिंग का सुलभ तंत्र, रिपोर्टिंग
कैसे होगी? 154 में जो रिपोर्टिंग करते हैं, धारा 154 में जब आप जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो बच्चे की एक चुने हुए स्थान पे उसे रिपोर्टिंग कराने का अधिकार है। एफआईआर जब आप दर्ज कराएंगे, सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस उससे बात करेगी जब इन्वेस्टिगेशन होगा। 160 के बयान होंगे, उसके चुने हुए स्थान पे होंगे। 160 में जब पुलिस बुलाने का हक है, वो हक यहाँ नहीं रहता है जब बच्चे का मामला है। पॉक्सो के केस में पुलिस को जाना पड़ेगा उसके पास बयान और लेने के लिए। 161 के बयान जो पुलिस लेती है धारा 161 में, वो बयान लेने के लिए, और सिविल यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। चाइल्ड फ्रेंडली बन के रहना होगा बिल्कुल। अगर पुलिस को आपने अपराध की सूचना दे दी, जिससे पुलिस को आपने बता दिया, तो संरक्षण की जो संरक्षक की भूमिका है वो पुलिस की आ जाएगी। कई मामलों में पिता हो सकता है, माता हो सकती है जिसने ये अपराध किया हो, यौन शोषण किया हो बच्चे का, परिवार का कोई हो सकता है। वैसे में उस स्थिति में उसको CWC के सामने वो पेश करेंगे और बच्चे की सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था करेंगे। वो कौन करेगा? पुलिस की जिम्मेवारी है। हम जानते हैं हमारे यहाँ उतने अच्छे होम्स नहीं है जितने होने चाहिए ताकि हम आसानी से एकदम से शिकायत कर पाए, पर वो सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के ऊपर आती है। मुआवजा केस चल रहा है उसके दौरान भी मिलने का बच्चे को अधिकार है और केस खत्म होने के बाद भी। अब इसमें कुछ एक और परिभाषा जोड़ी गई जो मैंने पहले बताया था कि गुरुतर, हमने बात की थी इस बारे में कि गुरुतर, इसे एग्रेवेटेड कहते हैं अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी में भी मुश्किल शब्द है, हिंदी में भी मुश्किल शब्द है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या है। गुरुतर लैंगिक हमला भी दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है प्रवेशन के साथ और एक हो सकता है बिना प्रवेशन के, लेकिन हमला किया गया है पर प्रवेशन नहीं हुआ है। और एक होता है प्रवेशन वाला हमला। ये किस स्थिति में कोई भी हमला या यौन हमला गुरुतर हो जाता है, वो स्थिति है अगर जिसके संरक्षण में आपने बच्चे को दिया हुआ है। पुलिस अधिकारी है, सुरक्षा बल है, लोक सेवक है, टीचर है, कोई संस्था है, जैसे संस्था होती है जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे संस्थाओं में जाते हैं, कोई शैक्षणिक संस्थान है, गोद लेने वाले, शादी सुरक्षा, पालक, घरेलू संबंध है, रिश्तेदार। एक केस ऐसा भी आया था कि जिसमें जो उसकी माँ थी वो अकेली रहती थी, उसके बॉयफ्रेंड थे जो डेली आते थे, तो उनको भी गुरुतर माना गया। गुरुतर क्यों, ये शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप FIR लिखाएं और इस संबंध, आप गुरुतर लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका संबंध उस बच्चे से जरूर क्लियर साफ साफ लिखें कि उस व्यक्ति का संबंध क्या था। उसी हिसाब से सजा मिलेगी, उसी हिसाब से आगे प्रक्रिया होगी। कुछ स्थितियां आ जाती हैं जैसे दंगे होते हैं, दंगों में गिरोह हमले होते हैं, या जो खूब सारे लोग मिलकर किसी बच्चे के साथ रेप करते हैं। कोई व्यक्ति है जिसे बार बार यौन हमला करने की आदी होता है। सांप्रदायिक हिंसाओं में भी ऐसा होता है। उन परिस्थिति में भी अगर यौन हमला बच्चे के ऊपर किया गया है तो वो गुरुतर माना जाएगा। अगर यौन हमले के बाद, यौन क्रिया के बाद, यौन हमले के बाद बच्चे के ऐसी शरीर में बहुत ज्यादा चोट आ जाए कि उसे डिसेबिलिटी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई STD हो जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, HIV हो जाए, ऐसे होने का खतरा हो जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए, उसे भी गुरुतर माना जाएगा। और या फिर किसी विकलांग बच्चे के ऊपर किया गया यौन हमला भी गुरुतर प्रवृत्ति का होगा। और 12 साल से कम आयु की स्थिति में एक स्थिति है जिसमें बताया गया है, उस स्थिति में गुरुतर माना जाएगा। गुरुतर जहां भी आएगा वहां सजा ज्यादा हो जाएगी। अब आप आगे देखेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं कुछ अपराध और उनके बारे में सजा। प्रवेशन लैंगिक हमला, एक ऐसा लैंगिक हमला जिसमें प्रवेशन हुआ है। इसकी परिभाषा धारा 3 में है और सजा, कितनी सजा होगी ये धारा 4 में है। जब ये 2012 में कानून आया था तो इसमें 7 साल की सजा या आजीवन कारावास, आजीवन वो पुराने वाला आजीवन की 12-13 साल बाद छूटने के चांस होते थे, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। लेकिन 21 अप्रैल 2018, आप सब जानते हैं कि ये हमारे देश में 2 बड़े बड़े केस हुए जो रेप के, जिन्होंने हमारे देश में कानून और व्यवस्था को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक निर्भया केस था, एक कठुआ केस था। कठुआ केस जो जम्मू के पास जो घटना हुई थी, उसमें अपराध सब जगह हुए, अपराध होते हैं और अपराध मैं नहीं कहता कि होने चाहिए, पर अपराध होते हैं। पर वहां पे क्या हुआ था कि किसी कारणवश एक मीडिया की गलत खबर फैलाने की वजह से लोगों ने पुलिस को चार्जशीट
फाइल करने से रोक दिया था। और उसके बाद कानून में फिर बहुत सारे बदलाव किए गए। ये देखा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के रेप के केस में पुलिस को चार्जशीट फाइल करने से रोकते लोगों की भीड़, और वो भी मीडिया के कहे में आके, तो न्याय करना न्यायालय का काम है कि गलत हुआ था या नहीं कि हुआ था। आप अपना पक्ष, डिफेंस का अधिकार है आपको, आप न्यायालय में रखें, लेकिन न्यायालय में ताला लगा दें, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। और उसके बाद कानून में बदलाव आए और हमारे राष्ट्रपति जी ने ऑर्डिनेंस, हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस का अधिकार है, तो ऑर्डिनेंस आया जो तुरंत लागू हुआ 21 अप्रैल 2018 से। उसके बाद एक्ट भी बना दिया गया। अब वो कल जिस एक्ट के बारे में बात करता, पर ये लागू 21 अप्रैल 2018 से माना जाएगा। इस कारावास को 10 साल से आजीवन कारावास के लिए कर दिया अगर ये हमला होता है। अगर 16 साल से छोटे बच्चे के साथ होता है तो आजीवन कारावास होगा, जिनमें जिंदगी भर जेल के लिए रहना पड़ेगा, और मिनिमम सजा 20 साल होगी, वो 10 की 20 हो जाएगी। अब आते हैं एग्रेवेटेड, गुरुतर। जब मैंने कहा जो पीछे परिभाषाएं बताई, उन परिभाषाओं को अगर आप अपनी एफआईआर में अच्छे से लिखते हैं, बताते हैं, और यही लैंगिक हमला, यही प्रवेशन, इसी प्रकार की क्रिया अगर उस स्थिति में हुई है, जो स्थितियां मैंने बताई, गुरुतर के लिए संरक्षण में हुई है, पुलिस अधिकारी द्वारा हुई है, आर्मी ऑफिसर वाले द्वारा हुई है, डॉक्टर के द्वारा हुई है, स्कूल के द्वारा हुई है, तो ये एग्रीवेटेड हो जाएगा। पहले इसमें 10 साल के सजा का प्रावधान था, अब इसको बढ़ा के 20 साल आजीवन कारावास, मृत्यु तक रहना पड़ेगा जेल में। अब लैंगिक हमला वो हमला है जिसमें हमला हुआ है पर यौन क्रिया नहीं की गई है। लेकिन इरादा तो यौन क्रिया करने का था, उसकी इंटेंशन तो वही थी। उसमें 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब आगे आते हैं, अगर यही गुरुतर है, यही किसी रिश्तेदार ने, जानने वाले ने, जो घर में डेली आता है, उस व्यक्ति ने किया है, स्कूल में हुआ है, संस्थान में हुआ है, तो 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान। सेक्सुअल हरेसमेंट, उत्पीड़न किसी बच्चे के साथ होता है, यौन उत्पीड़न होता है, लगातार छेड़छाड़ होती रहती है और वो किसी के पास आने में अनकंफर्टेबल महसूस करता है, बार बार होती रहती है, तो ये क्रिया अगर होती है तो 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग, अगर कोई वीडियो बनाता है, उसको बना के बेचना चाहता है, तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। पर अब पुराने 2012 में था, अब क्या है कि 10 साल का हो गया है, इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया। भंडारण की गलती आम लोग भी करते हैं, जिसमें बच्चा, अब आप इंटेंशन तो अपनी बता नहीं सकते, साबित नहीं कर पाएंगे आप इंटेंशन की। मैंने तो गुड इंटेंशन से रखा था इसको संभाल के, इस मटेरियल को मैंने इसलिए रखा था संभाल के कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपने भंडारण किया है, किसी भी व्यक्ति ने किया है, खासतौर से छोटी उम्र के बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। मोबाइल हो सकता है, वो मोबाइल में भी हो जाता है। अब केस कैसे चलेगा? कैमरा परीक्षण होगा, इन कैमरा ट्रायल चलेगा केसेस का। और जैसे कल मैंने बताया था कि जब 164 के जो बयान होंगे बच्चे के, वो 164 के बयान के बाद जो साक्ष्य होते हैं, जैसे होता है जो उसे चीफ के रूप में माना जाएगा और उसको दोबारा से चीफ देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे कोर्ट में पेश हो जाएगा उसके 164 के बयान पर। इन कैमरा ट्रायल होगा, अकेले रूम में होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा। आमतौर से क्या होता है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जाते हैं किसी भी अस्पताल में, किसी भी जगह पे आम बीमारी में, तो क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं बाहर जाओ, तो मान के चलते हैं कि हमें तो मेडिकल चीज़ों की पता नहीं है, हम लोग फालतू ज्ञान देंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ यौन अपराध कारित हुआ है तो माता पिता में से किसी एक को, मतलब उनकी उपस्थिति में जरूर है, जो चिकित्सा होगी उस बच्चे के साथ, उसमें उनको रखना जरूरी है। उनकी नज़र के सामने वो चिकित्सा हो, बच्चे के लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, तब वो चिकित्सा की जाए। और अगर लड़की है जिसके साथ ये अपराध कारित किया गया है, तो महिला चिकित्सक ही उसका परीक्षण करेगी। पहले क्या होता था कि महिला चिकित्सक इतनी संख्या में हमारे पास थे नहीं, और पुरुषों द्वारा भी किया जाता था, कुछ जगह पे नहीं था ऐसा, तो महिला चिकित्सक द्वारा किया जाना मैंडेटरी है। वो अरेंज करेंगे, बुलाएंगे उसको, और ये
उसके लिए परीक्षण किया जाएगा। एक और बात पॉक्सो में है। पॉक्सो हमने कहा था कि हम बात करेंगे कि हम सबके ऊपर क्या जिम्मेदारी लाता है। पॉक्सो एक्ट आप जानते हैं कि यूएनसीआरसी 1989 के बाद 10 साल बाद आया वैसे तो, पर उसमें लिखे प्रावधानों के मुताबिक ये कानून बना है। इस कानून में ये मानक रखना जरूरी था। हमने तो साइन किया था, यूएनसीआरसी को रेक्टिफाई भी किया था कि हम इसके अकॉर्डिंग कानून बनाएंगे। अब जिस व्यक्ति वो क्या कहता है कि रिपोर्ट करना किसकी जिम्मेवारी है। एक तो बच्चे के माता पिता को पता चला मेरे बच्चे के साथ यौन अपराध कारित हुआ, वो तो जाएंगे अस्पताल रिपोर्ट लिखवाने, अस्पताल भी जाएंगे। अस्पताल की जिम्मेवारी है कि वो आगे जाके रिपोर्ट करे, पुलिस को बताए कि हमारे यहाँ एक मामला आया है जिसमें एक बच्चा है जिसके साथ यौन अपराध हुआ है, तो हम उसका इलाज कर रहे हैं, आप आइए। उसके अलावा किस किस की जिम्मेवारी है? उसके अलावा जिम्मेवारी हर किसी की। हर किसी की कैसे? जिस भी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान था, जिसे ज्ञान था, ज्ञान शब्द लिखा है, वो नॉलेज में था जिस व्यक्ति की, उसकी जिम्मेवारी है रिपोर्टिंग करना। जैसे कि स्पेशल एजुकेटर अगर आप हैं, आप टीचर हैं, आपको बच्चा इशारों से बताता है मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी वो इशारा करता है, या किसी टीचर है, आप रेगुलर स्कूल के टीचर हैं, बच्चा आपके ऊपर भरोसा करता है, बोल चाल से वो बच्चा बता देता है। आप पड़ोसी हैं, अब अनजान व्यक्ति है, पर आपको समझ में आ रहा है कि आपको राह चलते हुए आपने देखा एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, आपकी जिम्मेवारी, आपके ज्ञान में वो मामला था। ज्ञान में आने का मामले का मतलब ये नहीं कि आपको किसी तीसरे चौथे आदमी ने बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ आगे भी ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, हुआ है, तब तो आपको जानकारी देना आपका वो भी ज्ञान है। तो जिस भी व्यक्ति को इस अपराध का ज्ञान है, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे 6 साल तक की सजा, जुर्माना हो सकता है। कैसे होगा कि जब टीचर इन्वेस्टिगेशन होगा मामले का, तो पुलिस बच्चे से पूछताछ तो करेगी, बेटा किस किस को पता था, आपने किसी से बात की थी। बहुत अच्छे से पुलिस पूछती है। अब तो ट्रेन पुलिस है, अब वो भी महिला पुलिस होगी, यूनिफॉर्म में भी नहीं होगी, उसको कॉन्फिडेंस में लेगी, टीचर की तरह बात करेगी उससे, और वो बहुत धीरे धीरे उसके साथ खुल के बातें करेंगे। तो जब वो बच्चा बताएगा कि फला व्यक्ति को ज्ञान था, तो उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहला व्यक्ति जिसे यौन अपराध का किसी बच्चे के ऊपर जानकारी मिले, वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस में किसे दे वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर कोई कंपनी है, कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई एजेंसी है, चाहे वो किसी भी तरह की एजेंसी है, और उसके यहाँ कोई अधीनस्थ है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है, बच्चे ने आरोप लगाया कि ये मेरे साथ यौन अपराध करता है, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। समितियां बनाई जाती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं संस्थान में। तो संस्थान का जो हेड है उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है, उसके लिए ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसने छुपाया है, अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश की है। ये धारा 21 की धारा 2 में इस तरह का प्रावधान है। तो धारा 21 को अगर आप पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी 2 धारा हैं, इन दोनों को मैं इस बारे में बताया गया है। पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे समाज के ऊपर लाता है कि जिस भी व्यक्ति को ज्ञान है वो ये ना कहे कि हमें क्या मतलब, मुझे क्या मतलब है, तो पता नहीं किसका बच्चा है, कौन है, हम तो यहाँ टीचर है, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं, हम लोग फंस जाएंगे, हमारी जवाबदेही बन जाएगी। बहुत सारी चीजें सोचते हैं, पुराने तरीके से कानून को देते हैं। इसके फैसले भी बहुत जल्दी आते हैं। स्पेशल कोर्ट है तो मैंने बताया, तो बार बार कोर्ट में आने की, परेशान होने वाली बातें नहीं है। अगर बच्चा किसी के खिलाफ झूठी बात कह देता है, जैसे 2 कंडीशन हो सकती है इसमें। एक तो किसी ने सिखाया है कि इसके खिलाफ झूठा आरोप लगाओ। एक कंडीशन ये है कि बस उसने नया नया सीखा। जैसे हम टर्म कहते हैं कि गुड टच और बैड टच, तो मेरा कहना है कि गुड टच और बैड टच का टर्म ना करके सेफ टच और अनसेफ टच सिखाना चाहिए। तो कई जगह अभी भी गुड टच जो पुराना टर्म है, ये गुड टच और बैड टच स्कूलों में सिखाया जाता है, संस्थानों में सिखाया जाता है, लोग सिखा रहे हैं। तो गुड और बैड तो बच्चा नहीं समझता है। पापा ने अगर कहीं गलत जगह भी हाथ लगाया है तो उसे वो अनसेफ तो समझ रहा है कि ये सेफ तो नहीं है, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर गुड ही होगा अगर पापा ने किया है। तो गुड टच और बैड टच के बजाय अगर बच्चे को सेफ टच और अनसेफ टच आप सिखाओगे तो बच्चे को आसान होगा बताने के लिए कि मुझे क्या सेफ लगा था, क्या अनसेफ लगा था, क्या बुरा लगा था जब उसने ऐसे किया। तो तो वो झूठी आरोप आ भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई बच्चे से लगवाता है झूठा आरोप कोई व्यक्ति, तो उसे
उस व्यक्ति को सजा हो सकती है 1 साल तक की। वो किसी बच्चे से जानबूझ के वो कह रहा है कि तुम इस व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगा दो जो कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये तो गलत था, तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। जो बच्चा इन्वेस्टिगेशन होगा, ये बात ध्यान रखिए, न्याय जल्दी मिलता है पॉक्सो के केस में, पर जांच अधिकारी ऐसे नहीं होते। जो अन्वेषण जो ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो भी जांच करेंगे, कोर्ट इस मामले को सुनेगा और वो बात तो सच निकल के आ जाएगा। तो उस व्यक्ति का 1 साल तक की सजा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बताना तो है, अब हमारे को जिम्मेदारी ला दी कानून ने कि हमें बताना तो जरूरी है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। किसको बताएं? आम पुलिस तो इस बातों को आसानी से समझती नहीं है। तो हर पुलिस थाने में, हर जगह पे एक SJPU होता है, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन पुलिस यूनिट। तो SJPU जो होता है, आप किस विशेष किशोर पुलिस इकाई कहते हैं, तो उसके पास जाएंगे, उसको वो कैसे मिलेगी आपको? थाने में जाएंगे तो हम तो कहेंगे थाने में जाके कैसे बताएं, तो आप सीधे थाने में जाइए, मुंशी वहाँ बैठे रहते हैं, पेशकार बैठे रहते हैं, मुंशी होते हैं, मुंशी बैठे रहते हैं, या कोई भी सिपाही है, या आप 112 पे डायल कर रहे हैं फोन नंबर, 1098 आपकी बहुत हेल्प कर सकता है इस तरह के मामलों में। तो आप जब पुलिस से संपर्क में आते हैं तो आप बताइए कि बाल यौन शोषण का मामला है, और जो भी यहाँ SJPU का अधिकारी, जब पुलिस थाने में हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि SJPU को तो नहीं समझ पाते कि बाल संरक्षण कौन देखता है, बच्चों का काम कौन देखता है। यहाँ पे अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो पुलिस को समझ में आती है, तो अच्छे से बता देंगे, अच्छा वो करते हैं, उनका नंबर दे देंगे वो आपको। और जितने भी संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे NGOs हैं, स्कूल हैं, कंपनीज है, इनके पास जो आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, इनके पास इनके नंबर होने चाहिए। अपने नजदीक के SJPU से अच्छे संपर्क होने चाहिए, चाय पीने वाले भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अच्छे फ्रेंड होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बच्चों को न्याय दिला सको, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो सको, तो उनके साथ संपर्क बना के रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। अब क्या होगा कि जब पुलिस के पास आपने केस की जानकारी दे दी, तो अलग अलग स्थितियां होंगी। बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, बच्चे को सुरक्षा की जरूरत होगी, बच्चे को रहने की जरूरत होगी, बच्चे को खाने की जरूरत होगी। तो ये जिम्मेवारी पुलिस की है। हमेशा NGOs जो हम लोग हैं, हमें तो पुलिस ये कहती है कि आप ही बताओ सर कहाँ करें। हमारे साथ तो ये आता है, जितने भी हम केसेस पे काम करते हैं, सबसे पहले वो हमें पूछते हैं और कि आप बताओ सर कहाँ करें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम लोग ज्यादा इस बारे में जानते हैं। पर अगर कोई दूसरे स्कूल से या आम व्यक्ति इस बारे में कह रहे हैं, तो जिम्मेवारी उनके ऊपर है। वो CWC के सामने उसे पेश करेंगे। और CWC क्या होती है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। आमतौर से हम लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अपने क्षेत्र के नंबर होने चाहिए लोगों के पास। और नंबर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आप अपने राज्य की जो 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 बाल आयोग की वेबसाइट है किसी भी राज्य की, उसमें चले जाइए, वहां आपके पूरे जिलों की पूरी पूरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की लिस्ट मिल जाएगी विद फोन नंबर, और उसकी वेबसाइट पे सभी जगह मिल जाएगी। वैसे तो पुलिस लेके जाएगी, अगर आप CWC के पास उसे पेश करेगी, पेश करने के बाद CWC डिसाइड करेगी किसको दिया जाए। मान लिया परिवार में किसी ने किया है, तो किसके संरक्षण में, नाना नानी दादा दादी के संरक्षण में बच्चे को रखा जाए तब तक जब तक न्याय नहीं आता है और आगे की प्रक्रिया नहीं होती है, किसी होम में भेजा जाए, कैसे किया जाए। और ये सब कुछ उन्होंने 24 घंटे के भीतर भीतर करना है, और उसके साथ फ्रेंड की तरह रहना है, टीचर की तरह रहना है, पुलिस की तरह नहीं रहना है बच्चे के साथ। अब आगे क्या? अगर हम लोगों को इसकी जानकारी मिले और मैंने इतनी सारी बातें बता दी आपको, तो इसमें हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें क्या करना है कि हमें जागरूक रहना है। जागरूक रहें। अगर हमारे आसपास कोई ऐसी बात होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। नज़रअंदाज करें तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस या कोर्ट में कोई बच्चा कभी हमारा नाम ले रहा है कि हमें पता था, हमें ज्ञान था, और हमने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, हमने आगे नहीं बताया। हो सकता है मामला दर्ज ना हो, बच्चा ऐसे ही कह रहा हो, SJPU का ऑफिसर जब वो जो पुलिस ऑफिसर आए, स्पेशल पुलिस यूनिट से कोई आए, वो अच्छे से आराम से बात करे, अपने तरीके से करे, बात निकल के आ जाए, बच्चे पे कोई आरोप तो लगेगा नहीं। पर आपकी जिम्मेवारी थी कि आपने उस बात को आगे पहुंचाया, या अपने इंस्टीट्यूशन में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उस तक पहुंचाया, या कमेटी तक पहुंचाया। समर्थन प्रणाली मजबूत रखें। समर्थन प्रणाली जो व्यक्ति बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, उनके साथ संपर्क रखें।
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, CWC की जानकारी रखी, SJPU की जानकारी रखें अपने क्षेत्र में, आसपास के थानों में जो SJPU बड़े कंफर्टेबली आपसे बात करेंगे, वो वैसा एटीट्यूड के साथ नहीं करेंगे जैसे पुलिस करते हैं। हम लोगों ने भी ट्रेनिंग की है, पिछले 3-4 साल से हम लोग SJPU की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और संस्थाएं और राज्यों में भी कर रही होंगी। और सक्रिय रहेंगे, सक्रिय एक बार अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाए, ये बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है कि बहुत लंबा खींचेगा। सक्रिय रहें, और सक्रिय इसलिए भी रहें कि अपने आसपास भी बच्चों की तरफ ध्यान रखें। यौन अपराध को, यौन हिंसा को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और ये भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में है नहीं। एक अलग तरह का कानून बताता हूँ मैं, ये पॉक्सो से अलग है, पॉक्सो नहीं है, पॉक्सो से अलग कानून है। ये लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। पहले क्या था कि हम जब छोटे थे ना, स्कूल में आके हमारे माता पिता आके कहते थे टीचर को, गुरुजी इसे ठीक रखो, मार पीट के जैसे भी करके इसे ठीक रखो, बस ये बच्चा, इसे बच्चे की जिंदगी बना दो, इसका भविष्य बना दो, आप पिटाई करो। और ये हमारी उम्र के सब लोगों के साथ हुआ होगा, ये घटनाएं सबके साथ हुई है। उस वक्त मार पिटाई करना, टीचर का छड़ी लेके घूमना आम बात थी, स्कूलों में पिटाई करना आम बात थी। 12 कहते थे सद्भाव में कर रहे हैं, और इसमें IPC का सेक्शन 89 भी थोड़ी इजाजत देता था कि अभिभावक की सहमति से या अभिभावक के द्वारा, मतलब सद्भाव में 12 साल से छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा डांट डपट, हमने हिंसा नहीं कहा, डांट डपट चल जाती है। पर अब आप मार पिटाई नहीं कर सकते, बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। आपने स्कूलों में देखा होगा बहुत बदलाव आया इसमें, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी है ये बात, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का, उसमें भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो स्कूल में या किसी संस्था में जहाँ बच्चे की देख रेख हो रही है और उसमें नियोजित है, और वो उसे कहता है कि मैं तो इसके भविष्य के लिए, इसका भला करने के लिए, इसे अनुशासन में लाने के उद्देश्य से बच्चे को दंड दे रहा हूँ, उसके साथ मार पिटाई कर रहा हूँ, तो जो पहली बार इस अपराध के लिए उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार करेंगे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तीसरी बार करेंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की सजा होगी। और उसके बाद वो व्यक्ति दोषी अगर वो पाया गया तो जिंदगी में कभी भी, बस नौकरी तो पहले ही बार से नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बच्चों से जुड़े हुए क्षेत्र में कभी जीवन में कार्य नहीं कर पाया। यानी कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद आप टीचर बने, स्पेशल एजुकेटर बने, और स्पेशल एजुकेटर बनने के बाद आपने बच्चे के साथ कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है इस बारे में, सेक्शन 82 है, बहुत क्लियर है, बहुत साफ है, और इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी बच्चों के खिलाफ एक अपराध है अगर बच्चों की पिटाई होती है, और हम कहते हैं कि बच्चे के भले करने के लिए हो रहे हैं, बच्चे के को थोड़ा अनुशासन में करने के लिए कह रहे हैं, इसमें लिखा है ना अनुशासन बंद, तो ये भी अपराध है। थैंक यू। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, जो आपके सवाल है, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। आई थिंक थोड़े से सवाल आएंगे, और नहीं तो हम शुरुआत कर सकते हैं। किसके भी पास कोई सवाल हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद को अनम्यूट कर लें और अपना सवाल यहाँ पर पूछ लें। सर, मेरा नाम निरुपमा है। जी, रिजवान सर से मेरा एक क्वेश्चन है। अभी सर ने एक वो बताया था कि भंडारण यानी कि गलत चीजों को हम अपने फोन में या घर में कुछ ऐसी गलत चीजों को स्टोर करके रखते हैं जो हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। तो क्या ये अपराध हमारे घर के लोगों पे भी लागू होता है? पहले तो मतलब भंडारण वाली बात को समझना है। भंडारण किस चीज का भंडारण? भंडारण है आसान गलत वीडियोस। जी, आसान शब्दों में समझाता हूँ। उस वीडियो का भंडारण करना, अपने फोन में सेव करके रखना जिस वीडियो में बच्चे को यौन क्रिया करते हुए या यौन क्रिया में शामिल रहते हुए दिखाया गया है। अच्छा, मतलब बच्चा वही होना चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब उसी बच्चे का ही वीडियो होना चाहिए जिसके हम, या जैसे कोई भी बच्चा हो सकता है? कोई भी बच्चा हो सकता है। जैसे मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजी, जैसे लोग भेजते हैं, और उसमें उस वीडियो में कोई भी बच्चा
जो मुझे लग रहा है कि ये बच्चा है, और ये 18 साल से कम का है, ये छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों की वीडियो बहुत चलती है समाज में, जी लोग जो इस तरह से सोचते हैं वो बड़ा देखते हैं इनको, फिर वो देखते हैं तो वो समाज में उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, वो समाज में उसका असर भी दिखाई देगा, लोग उसको उसको करेंगे भी बच्चों के साथ। तो उस वीडियो में बच्चे के साथ यौन क्रिया हो रही है या कोई भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, और वो आपके वीडियो मोबाइल में सेव है। दो वजह से सेव करता है इंसान, एक तो उसको सेल करना चाहता है, और एक उसको खुद देखना चाहता है। दोनों अपराध जी है। मेरी बात क्लियर है? नहीं सर, मुझे अभी ये एक बात ऐसे, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी मान लीजिए कि मैं ही हूँ, मैं अपने फोन में किसी का वीडियो सेव करके रखती हूँ और उसको मैं देख रही हूँ, और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, और ये वो अगर वीडियो हमारा बच्चा भी देखता है या कुछ ऐसा, किसी और कोई कंप्लेंट करता है कि भाई इनके घर में भी ऐसा कुछ है, तो क्या वो भी एक अपराध है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। जी जी, मैं समझ गया। अगर आपका मकसद सेक्सुअल इंटेंशन है इसके पीछे उस बच्चे के साथ, और आप उस बच्चे को एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो पोर्न वीडियो है, ये अपराध है। अगर आप रिजवान, क्या मैं इसमें सॉरी निधि कुछ कहना चाह सॉरी रहे हैं? मुझे लगा आप नहीं, मैं पूछ रही थी क्या मैं जोड़ सकती हूँ, लेकिन आप फिनिश नहीं हुआ था हाँ हाँ आपका हाँ। सेंटेंस, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, सॉरी। तो वो अपराध है अगर आप सेक्सुअल इंटेंशन के साथ एक बच्चे को एक वीडियो दिखा रहे हैं और वो बच्चा कह देता है। अब बच्चे को तो आपके इंटेंशन पता नहीं कि आपने क्यों रखी थी वो वीडियो। अगर उस बच्चे ने जाके अपने टीचर को वो बात कह दी कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे इस तरह की वीडियो दिखाई है, तो अपराध है। क्लियर है वो? तो अपराध है। वो अगर बच्चा फोन जी, उठा के इन सब चीजों को देखता है तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो किसी अपराध के अंतर्गत नहीं आता कि हमें अपने फोन में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं रखनी चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और बच्चे की पहुंच में तो होनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सामाजिक बात है। देखो, हाँ, ये एक्ट में अगर नहीं भी है तो भी ये आम बात है। बच्चे की पहुंच में मटेरियल होना ही नहीं चाहिए इस तरह का। यस मैं रिजवान सर, मेरा क्वेश्चन इसलिए था, मोस्टली क्या होता है, हम एडल्ट हम सोचते हैं हम तो पेरेंट्स हैं, जी है ना, हम हमारे फोन में कुछ भी हो सकता है। मेरा ये सिर्फ एक मैसेज देने का क्वेश्चन था कि हम जी पेरेंट्स को ही अलर्ट रहना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी कहीं से कोई गलत गतिविधि की वीडियो फोटोज आती है तो हमें एक तो पहले उसके मतलब जो भेजता है उसी को रोक देना चाहिए। अगर नहीं हो पाता ऐसा तो हमें अपने फोन में इस तरह की चीजें नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। थैंक यू, आपने निरुपमा ये जी बात और की, ये रिजवान बहुत जी अच्छा किया आपने। थैंक एक यू। एक मैं बोल सकती हूँ? नहीं, हाँ एक मिनट मैं सॉरी, आप मैं एक मिनट रिजवान, यदि मैं जोड़ सकूं आपके कुछ जवाब को, खास तौर से क्योंकि निरुपमा जी एक मैसेज यहाँ पर देना चाहती थी, तो मैं एक दो सामाजिक बातें यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि कोई अडल्ट खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई तरह का मटेरियल अगर रखे जो कंसेंशुअल, ठीक है, वहाँ भी आप किसी के अगर कंसेंट वायलेट कर रहे हैं, किसी का रेप वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो आप वहाँ पर कंसेंट वायलेशन की आप पार्टी बन जाएंगे, वो अलग लॉ हो जाएगा और अलग तरह का सामाजिक जो डिफिकल्टी है या प्रॉब्लम है या मिसकंडक्ट है वो अलग होगा, जी राइट। ओपन सोर्स जो अवेलेबल होता है, जो लीगल होता है, उसको यदि आपने अपने फोन पे रखा तो वो एक अडल्ट की चॉइस होती है। उस वीडियो को ना रखना मे नॉट बी द सोल्यूशन। बच्चों को आप दिखाएं ऐसा मटेरियल, राइट, और उसमें आप ग्रेटिफिकेशन करें, ये इस लॉ में लिखा गया है। और कोई भी बच्चे के साथ यौन हिंसा होता हुआ वीडियो एनीवेज होता है, जिसने भी भेजा होगा, क्योंकि यौन हिंसा बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ही, आप हमने कल, पता नहीं आप सेशन में थी कि नहीं, 18 साल से हमारा कानून ये कहता है कि 18 साल के नीचे के बच्चों को कंसेंट देने का अधिकार नहीं है ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो यदि वो 17 के भी हैं और सेक्स करते हैं तो वो माना नहीं जाता है, वो रेप, कोई जाकर रेप की कंप्लेन कर सकता है, राइट। जी सो अंडर 18 के आप कोई भी उनके साथ होते हुए सेक्स के वीडियोस यदि आप रखेंगे या कोई तरह का सेक्सुअल कॉन्डक्ट होते हुए वीडियोस रखेंगे तो वो वीडियो ही कानून के दायरे के बाहर है। सो वो इलीगल होगा एनीवे जो सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट। जी सो एक पॉइंट वो है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके फोन में जो मटेरियल आपके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए जो लोग रखते हैं या एंजॉयमेंट के लिए रखते हैं, वो दो तरह का हो सकता है। वो किसी के और के कंसेंट को वायलेट करने वाला ना हो और
कोई इन जनरल हो, कोई इंटरनेट के कोई साइट से लिया हुआ हो, कहीं पर ये हो, तो आपकी जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी जो रिजवान जी कह रहे हैं कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, फोन्स को जिस भी तरह से बच्चे के पहुंच के बाहर लॉकिंग सिस्टम से या प्राइवेट करके वीडियोस, बट आपका रखना उस फोन में अडल्ट मटेरियल, सेक्सुअल मटेरियल, वो अपराध नहीं है। सो जस्ट वो एक मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी, क्योंकि ये इसका बहुत सारा सामाजिक और कानूनी बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं यदि हमने इसके अराउंड गलत जानकारी बनाई तो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक और एक कोई ऐड करना चाहते थे? सविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, मैं केवल ये ऐड करना चाह रही थी कि जिस तरह से जो वो उनका क्वेश्चन था कि जो पोर्नोग्राफी अगर उन्होंने अपने प्राइवेट व्यूइंग के लिए अपने मोबाइल में रखा है, बच्चे ने देख लिया, तो वो कोई अपराध है? वो उनका क्वेश्चन जो इस तरह का मेरे ख्याल से मैं समझी हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से कि हम बच्चों की और चीजों के लिए सेफ्टी सोचते हैं और हम इन चीजों को ओपन नहीं रखते हैं, जैसे बच्चा चल रहा है तो उसके आगे अगर पत्थर आ रहा है तो हम उसको हटा देते हैं, किचन में है तो चाकू उसके सामने नहीं रखते हैं, या कोई भी अनसेफ चीजें उससे हम बचाते हैं। इसी तरह से हमको एज पेरेंट्स हमको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम उसको उसमें रखें तो किसी, जैसे निधि ने भी बोला कि उसको आप प्राइवेट उसमें रखिए जिसमें आप लॉक कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है मैम कि हस्बैंड वाइफ का अपने आपस में भी इन सब चीजों को लेके बहुत झगड़ा होता है, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड जो है, मतलब फादर जो है बच्चे का, वो ओपनली बैठ के वीडियोस वगैरह जो भी इस तरह की चीजें हैं उसको देखते हैं, और अगर वाइफ उसका ऑब्जेक्शन करती है, बोलती है अरे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, तो उनका कहना होता है ये तो बहुत छोटा है, ये क्या समझ रहा है इसको। ऐसा भी शायद उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी फिर इस केस में। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही कानून के दायरे के बाहर के सवाल है। मतलब ये रिजवान, बिल्कुल ये बिल्कुल सामाजिक व्यवहार का सवाल है कि आप, ये जो हमारा गलत फहमी है कि परेशान है तो क्या वो कंप्लेन कर सकती है। मेरा क्वेश्चन इस तरह से था। बिल्कुल कर सकती है। हमारा पहला कंप्लेंट होगी क्योंकि बच्चे को वीडियो दिखाई जा रही है। राइट, बट मेरा पहला सजेशन होगा स्टेप्स रियली, जैसे सविता जी ने कहा कि काउंसलिंग या कोई फील्ड वर्कर बात करे, ये ज़्यादा यूजफुल होगा ऐसे मामले में जहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चा छोटा है। और ये सोच बहुत गलत है कि छोटे बच्चे को 2 साल का ही तो है, 3 साल का ही तो है, इससे क्या समझ आएगा। बच्चे पर प्रभाव होता है और ये पॉक्सो के तहत आएगा। और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर रहा हूँ मैं, हम खास तौर से बड़े बच्चों के साथ भी करते हैं, ये सोचते हैं जब वो बच्चों को अगर विकलांगता है तो बड़ों को भी हम यही सोचते हैं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। करेक्ट। और हम और ज्यादा लापरवाह हो जाते। बौद्धिक विकलांगता हो, मानसिक हो, तो सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई इन्हें कुछ वैसे भी समझ नहीं आता। राइट, सो आई थिंक ये विकलांगता को लेकर मामला और पेचीदा हो जाता है, तो ये सवाल बहुत अहम था। जी मैम, बस मैं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से यही मैसेज देना चाहती थी कि जो भी पेरेंट्स, एक्चुअली क्या होता है, हम जानबूझ के तो नहीं करते, बट हाँ हम कई बार इस तरह की नासमझी कर जाते हैं, और हर घर में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्योंकि ठीक है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए रख रहे हो चाहे जो भी है, बट बच्चा अगर वहां पर है तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और कोई सवाल होगा तो हम उस पर जाएंगे, नहीं तो मेरा एक सवाल है रिजवान जी के लिए। किसी और का कोई सवाल है? ओके, रिजवान, मेरा सवाल मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो आपने बताई है कि एज अडल्ट्स हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कानून के दायरे में ये है ही हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो हम पर भी केस हो सकता है। राइट, ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स में, और हमने देखा है कि कई, ज़्यादातर नहीं कह सकती, कई स्पेशल स्कूल्स में, जैसे आपने कहा वो एग्रीवेटेड ऑफेंस के अंडर आ जाएगा। इंस्टीट्यूशंस में, रेजिडेंशियल होम्स में, जहाँ बच्चे, विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन बच्चे और उनके पेरेंट्स पुलिस तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आप एक काउंसलर, एक फील्ड वर्कर, एक एनजीओ वर्कर के तहत आप कानून और इंसानियत को बैलेंस कैसे करके क्या कर सकते हैं हम, या आपके सामने ऐसे कोई केसेस आए होंगे तो उसके उदाहरण से थोड़ा आप हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे कानून के भी नज़रिए से। यदि हमने जाकर कंप्लेन कर दी और अगर बच्चा और पेरेंट्स ने कोऑपरेट नहीं किया,
तो हम किस तरह से इसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विकलांग बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, राइट। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिला होता है, बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रेसिडेंशियल होम मिला होता है। ऐसे कई कई इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ वो पावर स्ट्रक्चर्स की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से पेरेंट्स भी घबराते हैं और बच्चे भी घबराते हैं आगे आकर बढ़कर बोलने में। हमारे साथ कई अलग अलग तरह के मामले आए, कुछ जो इंस्टीट्यूशन से संबंधित, जैसे एक इंस्टीट्यूशन में आया कि एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा, थोड़ा सा कम, आके बताता है कि मेरे फादर ने जो मेरे साथ किया, जब मैं सो रहा था, सोने के लिए पापा के साथ सो रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसने अपने स्पेशल एजुकेटर को ये बात बताई, और स्पेशल एजुकेटर जो संस्थान की हेड भी थी, वो उसने कहा कि वो रेजिडेंशियल सेंटर था, तो उसने कहा कि मैं उसकी मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी और पापा थोड़ा अलग रहते थे, तो ये बात भी आई, और मम्मी को शायद पहले से शक हो, तो उन्होंने उस बात में कोई डिफेंस नहीं किया। मतलब तो उनको लगा कि हम बात करेंगे, दादाजी से बात करेंगे, ये करेंगे। पर हमने कहा, जब हमारे साथ बात हुई, और वो संस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत प्रोएक्टिव है वो संस्था, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम सीधा पुलिस में जाएंगे। ऐसा नहीं कि पुलिस का डर पहले खत्म होना चाहिए, अपने अंदर से डर खत्म होना चाहिए पॉक्सो के मामले में। और हम लोग सीधा पुलिस स्टेशन गए। जो पुलिस स्टेशन ने कहा कि ये जो घटना घटी थी, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आती है, आपका इंस्टीट्यूशन हमारे जुरिडिक्शन में आता है, जहां आज उसने ये बात बताई है। पर जहां ये घटना घटी है, क्योंकि उस बच्चे का कहना है कि ये उसने घर में किया, पापा ने, जब वो छुट्टियों में घर में गया हुआ था, तो उसके पापा ने घर में किया, उसने आके यहाँ बताया है, वापस आते ही उसने बता दिया। हमने कहा उसके बयान आप यही दर्ज करेंगे, ये बात आप लोगों को भी ध्यान रखना है। उसने उस पुलिस चौकी में, उसी पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया, जिसने उस बच्चे के बयान दर्ज किए, और उस बच्चे को बहुत कंफर्टेबल किया, बिल्कुल टीचर की तरह बात की, उसके बयान उसने दर्ज किए, वीडियो रिकॉर्डिंग की, और एफआईआर उन्होंने वहीं हमसे ली, जिसको उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दिया। एक प्रैक्टिस मॉड्यूल तो ये है जिसको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने अधिकार से रहें। उन्होंने बहुत कहा कि आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, हमें पता है कि पुलिस ऐसा करती है कि यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, वो मामले को घुमाने के लिए लंबा खींचती है। और हमने कहा यही आपको दर्ज करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे कि इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो, आप ही इस मुकदमे को आगे बढ़ाओ, पर हम यही लिखवाएंगे, हमने तो आपको दे दी, और बयान आप ही दर्ज करो। बयान दर्ज करके आप पुलिस स्टेशन को अपने आप भेजो संबंधित, तो आपकी एक प्रक्रिया आसान होगी, आप 2 पुलिस स्टेशन में नहीं भाग रहे हो। एक हमारे पास और इस तरह के की जानकारी आई कि संस्थान में बच्चे के साथ कुछ हुआ है, और संस्थान में छुपाया तो नहीं गया, पर रिपोर्टिंग की गई। जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर का उस समय प्रावधान नहीं था, तो ये बाद में आया, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर वहाँ नहीं था, लेकिन पुलिस को सूचना वहीं से किसी अध्यापक ने दी है। तो वो भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि जिस टीचर को ये बात पता चली, जिस टीचर के पास ये बात आई, उसने तुरंत पुलिस को ये सूचना दी। अभिभावकों के मामले में हमारे पास एक सूचना आई, जिसमें जो मानसिक रूप से विकलांग लड़की थी, वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और अभिभावकों का मानना था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देते हैं, और एक्यूज बताई है, और हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाए। 2 राज्यों का फर्क था, उत्तराखंड और दूसरे राज्य के पेरेंट्स थे, और उत्तराखंड में वो रहते थे। तब भी हमने कहा नहीं, हम तो पुलिस के पास जाएंगे, क्योंकि हमें सूचना मिल गई, हमें क्लियर है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर ने बता दिया है कि ये मामला है, बच्चे के बयान है कि उसने किसके साथ ये क्रिया की है। पर अभिभावकों का दबाव था कि हम तो इसको निकाल देंगे। लतिकोरा फाउंडेशन कोई रेजिडेंशियल सेंटर नहीं है, पर ये हमारे संपर्क में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी देती है, तो उन संस्थाओं से संबंधित ये मामला था। उसमें भी हमारी भी लिमिटेशन होती है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, पर उन संस्थाओं ने खुद पैरवी की, ये बहुत बड़ी बात थी, वो खुद जागरूक थी वो संस्था, और उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। राइट। सो यहाँ पर जी, माता पिता का कहना ये था कि हम इस बात को आगे नहीं ले जाएंगे, और वो उस मामले को अपने राज्य में लेके चले गए, और बाद में हमें पता चला कि वहाँ केस खत्म हो गया।
जी बड़ा दुखद घटनाएं होती हैं। सो ये कई सारे घटनाएं ऐसे हुई हैं। रिजवान, आप ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट जो कल हम कह रहे थे, क्योंकि वो विकलांग लड़कियों और महिलाओं पे होने वाली यौन हिंसा की रिपोर्ट थी और उनके न्याय तक कैसे पहुंच हो सकती है, उसी का वीडियो हमने कल देखा था। जो पार्टिसिपेंट्स कल यहाँ नहीं थे उनके लिए हम वो उस वीडियो की लिंक चैट में रिजवान से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि रिजवान आप पेस्ट कर सकें या हमारी टीम में से कोई पेस्ट कर पाएगा। तो उसमें कई केसेस हमने ऐसे देखे जो साउथ इंडिया में भी ऐसे था कि सदर्न स्टेट्स में एक दो जगह से कि लड़की को बौद्धिक विकलांगता थी और उसकी जीजा जी ने यानी उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड ने ही उसका बलात्कार किया था। वो बच्ची थी, 18 से कम उम्र थी, वो प्रेग्नेंट भी हो गई। जब पता चला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, CWC को, वहाँ पर कंप्लेन की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन पेरेंट्स ने आगे कुछ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। तो वो केस आगे गया नहीं। मैंडेटरी रिपोर्टिंग में रिपोर्ट ज़रूर हुआ लेकिन वो आगे गया नहीं क्योंकि फैमिली ने मतलब आए नहीं, लड़की को भी लेकर नहीं आए क्योंकि उनको अपने दामाद का नाम आगे नहीं उछालना था। तो इस तरह से हमने कई केसेस देखे और इसलिए मैंने विशेष रूप से ये सवाल पूछा। हमने और भी कई केसेस को सपोर्ट किया है जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस के तहत ये हो रहा है और एग्रीवेटेड नहीं है। पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाना, बच्चों से उल्टी सीधी बातें करना, तो भले ही पेनिट्रेशन नहीं हुआ हो, उस तरह का डायरेक्ट रेप नहीं हुआ हो, लेकिन ये जो सारे पॉक्सो में जो अपराध मेंशन किए गए हैं वो सारे बहुत सारे विकलांग बच्चों के साथ एक साथ उस इंस्टीट्यूशन में हो रहे थे। तो उन केसेस के भी हमने फैसिलिटेट किए हैं आगे, लेकिन कई बार पेरेंट्स और बच्चे घबरा जाते हैं और आगे बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। और किसी के पास कोई और सवाल है पॉक्सो को लेकर, विकलांगता को लेकर? मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, आपका नाम बताइए प्लीज। मैं प्रज्ञा हाँ जी। FFCP पूना से बोल रही हूँ। जी प्रज्ञा बोलो। हेलो, हाँ, तो एक क्वेश्चन था पॉक्सो के बारे में कि हमारे पास जो एक केस है उसमें लड़की 24 साल की और लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो अभी इसमें पॉक्सो कैसे लगेगा, कौन विक्टिम और कौन अक्यूज रहेगा, इस तरह से मुझे क्वेश्चन पूछना। सॉरी, कौन कितने साल का है? आपकी आवाज कट गई थी। लड़की कितने साल की है? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, लड़की 23 साल की है और लड़का 17 साल का है। और अभी इसमें लड़की जो है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। लड़की 23 साल की, किसको बनाएंगे? लड़की 23 साल और लड़का 17 साल का। 17 साल। तो अभी ये इसमें हमने कल भी, हाँ जी हाँ, हाँ, तो ये पहले केस आए कि उसमें पुलिस लगा रहे पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो पुलिस मतलब लगा रहे पॉक्सो एक्ट, सेक्शन में भी बच्चे नहीं की, बैठ रहा है ये। पर बच्चे की लड़के की सुरक्षा के लिए लगा रहे होंगे ना? हाँ। हाँ, तो हाँ। इसमें कंप्लेंट जो है वो लड़के ने की है, लड़के लड़के की माता पिता ने की है कि लड़के ने लड़के को लेके सब किया है। हाँ हाँ अभी ठीक, इसमें ठीक। क्या करें? करेक्ट। प्रज्ञा जी, मैं समझ गया आपकी बात कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक 23 साल की लड़की है जो 6 महीने की प्रेग्नेंट है और उसका संबंध एक 17 साल के लड़के से था। हाँ, और जब उसने कंप्लेन की तो उसके माता पिता ने पॉक्सो एक्ट में कंप्लेन कर दी। आप ये कहना चाह रहे हैं? जब उस लड़की ने कहा कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो उस लड़के के माता पिता ने जो 17 साल का है कहा कि हम पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज करेंगे। देखिए, मामले को एक पक्षीय नहीं देखा जा सकता है। लड़की ने संबंध बनाए थे, लड़के ने बनाए थे, किसने संबंध बनाने की पहल की थी? अगर लड़के ने की थी तो ये जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत केस चलेगा। मैंने आपको बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस में 16 साल की कंडीशन है। अगर ये जबरदस्ती किया गया है, अगर ये रेप किया गया है तो 16 साल से ऊपर का लड़का रेप का समान दोषी है बड़े आदमी की तरह। अगर ये कंसेशनल रिलेशनशिप है, मतलब सहमति से रिलेशनशिप है और ये काफी समय से चले आ रहे थे, तो कंडीशन अलग है। आप ये बताइए, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन थी? एक तो ऐसे है कि घर को पता चला दोनों का रिलेशन था, कंसेप्चुअल था। अब घर को पता चला तो घर के लोगों ने सवाल उठाया कि लड़की 23 साल की, तो कैसे करेंगे? तो कंसेंसुअल रिलेशनशिप था और ये लड़की के परिवार को जैसे पता चला लड़के के, उन्होंने कहा कि हम पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करा देंगे। हाँ, तो अभी पॉक्सो लग गया है।
अभी पुलिस ने उसको पोक्सो भी लगाया, 3-4 सेक्शन भी लगाए, पर ये कैसे बैठ सकते हैं? ये तो बैठेंगे नहीं, तो प्रूफ कैसे करेंगे कि ये लड़का उसमें विक्टिम है? तो अभी क्या करेंगे इसमें? अब तो आपने जो बात कही, अब तो मुकदमा उसमें दर्ज हो गया है ना। ऐसा नहीं कि हाँ, अब सुनवाई का अधिकार, अन्वेषण का अधिकार चला गया, क्योंकि ये मैटर केस टू केस बेसिस है। उस केस के सारे फैक्ट चेक करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी 2 ही एग्जांपल दिए आपको, 2 के अलावा उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमने कहा 18 साल से किसी बच्चे के साथ, और जेंडर बायस नहीं है ये एक्ट, 18 साल से किसी महिला करती है या पुरुष करता है या कोई भी जेंडर का करता है तो वो मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन आपकी बात से मुझे ऐसा लगा कि उनके कंसेंसुअल रिलेशनशिप थे, जो आपने कहा है, और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर लड़के के खिलाफ चलेगा तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, जे बोर्ड में चल रहा होगा। लड़की के खिलाफ अगर FIR दर्ज हो रही होगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा। लड़की के खिलाफ ही चल रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक्ट बोल रहा है कि जेंडर बायस नहीं है, तो विक्टिम कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। बिल्कुल कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, लड़का लड़की नहीं, कोई और जेंडर भी है तो हो सकता है। हाँ, और एक्ट के अनुसार कंसेप्चुअल भी हो तो बिलो 18 है, तो केस लॉ भी है कि कंसेप्चुअल हो या कुछ भी हो, 18 के नीचे है लड़का या लड़की, तो उसको कंसेप्ट नहीं माना जाएगा। ये एक्ट अपना एक्ट भी बोल रहा है, और उसके जजमेंट भी है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो अभी इसमें क्या है कि लड़की अक्यूज हो रही है और लड़का विक्टिम हो रहा है, तो सेक्शंस लगाए जा रहे हैं 3-4। तो 3-4 में क्या है कि ऐसा है कि एक्ट में सेक्शन के वाइज ऐसा है कि ही पेनिट्रेट हिज पेनिस। तो अभी लड़के ने ये किया है लड़की के साथ, तो अभी लड़की अक्यूज है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम कि ही पेनिट्रेट? तो ही के अलावा शी नहीं है, कुछ नहीं है, ही पेनिस his penis in her vagina, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें क्या और कैसे लगा ये सेक्शन? ये केस ही आगे नहीं जा रहा है, जज भी कंफ्यूज है और पुलिस भी कंफ्यूज है। तो इसमें जज कंफ्यूज नहीं है। अभी आप पुलिस की स्थिति में होगा वो मुकदमा जो आप कह रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे होगा। इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे है, कोर्ट में गया है, मैं आपकी बात से समझ गया कि इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे एप्लीकेशन भी किया है। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई लड़का जो 16 साल से ऊपर का है किसी भी महिला के साथ रेप करता है, चाहे वो किसी भी उम्र की है, तो वो रेप का बराबर का दोषी है, बिल्कुल किसी भी उम्र के बराबर रेप करता है। और फिर हमारा जो सेक्शन IPC का 376 कहता है कि 18 साल से छोटी लड़की के साथ उसकी सहमति से भी कोई व्यक्ति अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप है, अगर वो अपनी सहमति से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखिए। पॉक्सो भी लागू होगा जहां लड़का अगर विक्टिम है। हम नहीं जानते यहाँ बैठ के कि वो लड़का विक्टिम है, उसके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। ठीक है मैम? हाँ, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पर लगाए जा रहे। सॉरी आई थिंक अभी ये इंडिविजुअल केस का डिस्कशन हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रॉड कानून के दायरे में क्या आता है वो तो रिजवान ने बताया है। आई थिंक अगर रिजवान की सहमति हो तो उनका ईमेल या कोई कांटेक्ट हम शेयर कर सकते हैं, या आप हमसे केस शेयर करें तो हम कनेक्ट कर पाएंगे। बट आई थिंक ये वर्कशॉप में ब्रॉड जो गाइडलाइंस है, कानून का दायरा है, कानून में जो प्रावधान है वो बता चुके हैं। सो इफ यू डोंट माइंड हम दूसरे सवाल पर जाएंगे और इसको यहाँ पर ही इस डिस्कशन को एक्चुअली थोड़ा सा एंड करेंगे। सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि हम नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा और लोगों को मौका देंगे। थैंक यू। मैम मेरा सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैम आप अपना नाम बताएं और प्लीज संक्षिप्त में थोड़ा सा सवाल। मैं नीलम कुमारी, मैं झारखंड से हूँ। मैम आपसे मुझे जानना था कि आप ये जो सेशन अभी 3 दिनों का था, ठीक है, तो आप इस तरह से हमेशा सेशन लेते हो या फिर मतलब क्या आपके संस्था के साथ हम लोग जुड़ के और सीख सकते हैं? बिल्कुल,
ये मेरा तो सवाल था। आपने रजिस्टर किया है नीलम हमारे साथ, या आप डायरेक्टली किसी ने जूम लिंक आपको दिया है? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसमें आपने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही छोड़ा होगा, बराबर? जी, मैंने दोनों दिया था। हाँ जी, तो हमारी टीम ने अब आपका नाम नोट कर लिया है। आप फैट से है ना, फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी से? यस मैम, मैं फैट से हूँ। हाँ जी, तो हमने आपका नोट कर लिया है। आप हमारी टीम आईडी पर team@risingflame.org पर आप संपर्क कर सकती हैं, नहीं तो हमारी टीम में से कोई आपको मैसेज करके आपको ऐड कर देंगे मेलिंग लिस्ट में, और आगे से आपको सारे जानकारी भी मिलेगी, और भी इस तरह के सेशंस होंगे तो आपको हम सामने से फ़ोन करके बुलाएंगे। ओके मैम, फिर सर ने भी बताया था कि वो एक सामाजिक कर्ता है, तो क्या सर आप भी इस तरह से सेशन लेते हो लोग के बारे में? क्योंकि लोग के बारे में हमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो मैं यहाँ से लेना चाहती हूँ। तो क्या सर आप भी ऐसे जैसे मैंने मैम से सवाल किया वैसे आप भी करते हो क्या? बिल्कुल, हमारी संस्था है लतिका रॉय फाउंडेशन, और जैसे हम निधि के साथ मिलकर सेशन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत साल से हम लोग काम कर रहे हैं मिलके। हमारी संस्था भी करती रहती है। आप लतिका रॉय फाउंडेशन का फेसबुक पेज जाके चेक कर सकते हो। हम जब कोई नया गतिविधि करते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। सर संस्था का नाम एक बार और रिपीट करेंगे? लतिका रॉय फाउंडेशन। लतिका रॉय फाउंडेशन। सर आप थोड़ा रिपीट करो। हम चैट बॉक्स में हम नाम लिख देते हैं, और आप वहां से नोट कर लें। और लतिका रॉय फाउंडेशन और राइजिंग फ्लेम दोनों की ही वेबसाइट्स भी हैं, फेसबुक पेज भी है, राइजिंग फ्लेम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी है। तो आप जानकारी पाने के लिए या तो वेबसाइट्स पे हमारे या फेसबुक पेजेस पर, इन कोई भी सोशल मीडिया पर जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। मैम प्लीज लिंक शेयर करें। Saima, can I please request you to type both the names and ममता Rising भारती Flames Facebook pages? बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें भी रुचि है राइजिंग फ्लेम से भी और जुड़ने में, हम ग्रासरूट्स के हम हिंदी भाषा में कई सारे प्रोग्राम्स अभी शुरू करने वाले हैं, तो आप हमें एक ईमेल लिख सकते हैं team@risingflame.org। ये भी मेरी टीम अभी बस टाइप करेगी चैट बॉक्स में, और आप अपना नाम और डेजिग्नेशन या संस्था का नाम, और आप विकलांग हैं कि नहीं ये भी थोड़ा सा अगर आप अपने डिटेल्स छोड़ पाएँ तो हमारी टीम आपसे खुद संपर्क भी कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और को पॉक्सो को लेकर कोई सवाल है? हाँ यस मैम। हाँ जी प्लीज बोलिए। मुझे पूछना था। जी बिल्कुल। मेरा नाम प्रिया है और मैं झारखंड से हूँ। मैं भी फैट से जुड़ी हुई हूँ और मेरा ये पहला सेशन है। मैंने रजिस्टर नहीं किया था बट बहुत अच्छा लगा जुड़कर और बहुत सही में जानकारी मिली। बट मुझे एक सवाल पूछना था ये कि अगर बाय चांस इन केस ऐसा हो कि लड़का और लड़की दोनों 18 से कम हो, ठीक है, तो क्या दोनों पे पॉक्सो एक्ट लागू हो जाएंगे? एक दूसरे के पेरेंट्स क्या एक दूसरे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लागू हो जाएंगे दोनों का? और बाय चांस फिर वो दोनों को सजा होगी क्या? मुझे ये सवाल आ रहे थे। पहले तो हमें यौन हिंसा को समझना पड़ेगा। प्रिया, यौन हिंसा का मतलब पहले क्या है ना? हम लोग थोड़ा सा, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यौन हिंसा के बारे में। हिंसा का मतलब हम सिर्फ मारपीट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हिंसा का मतलब, यौन हिंसा का मतलब हम सिर्फ उस शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहे हैं जिसको मारपीट करके डरा धमका के बनाया जाता है। यौन हिंसा का मतलब है, जी प्रिया मैं बता रहा हूँ। तो यौन हिंसा का मतलब है किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती या धोखे से सहमति लेके यौन क्रिया करना, या ऐसी क्रिया करना, जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जो यौन हमला करना जिससे वो असहज हो जाए, उसे लगे कि मेरे साथ यौन क्रिया की गई है, ऐसा कुछ करना चाह रहा है ये व्यक्ति। एक व्यक्ति ऐसा बार बार कोई ऐसी चीज दिखाना उसको जिससे वो डर जाए, सहम जाए और वो उस व्यक्ति से डरने लग जाए। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपको उसमें
तय करना पड़ेगा। हमने इस तरह का एक केस लड़ा है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है जिसमें दोनों माइनर थे, लेकिन एक ने दूसरे के ऊपर रेप कारित किया था, एक ने दूसरे के ऊपर यौन क्रिया की थी जबरदस्ती उस केस में। तो केस स्पेसिफिक होगा ये मामला, ठीक है। कभी लड़की भी कर सकती है जबरदस्ती, कभी लड़का भी कर सकता है जबरदस्ती, या कोई भी जेंडर है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती सहमति कर लेके, धोखे से सहमति लेके इस क्रिया को कर सकता है। जिसने इन दोनों में से किया होगा उसके ऊपर पॉक्सो का केस चलेगा, लेकिन सजा कम हो जाएगी, मैक्सिमम सजा 3 साल होगी, ठीक है, जो आपने कंडीशन हमारे सामने रखी। और सुधार गृह में जाएंगे वो लोग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो निधि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मैम मेरा नाम संदीप कुमार है, जबलपुर से हूँ। जी, पूछिए संदीप अपना सवाल। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, तो थोड़ा सा यदि आप जोर से बोल पाएंगे तो हमें स्पष्ट रूप से आपका सवाल सुनेगा। जी मैम, जी मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पॉक्सो एक्ट जो है वो 18 से अगर कोई नीचे है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू होता है। हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की एज बढ़ जाती है लेकिन उनकी मेंटल एज कम होती है। जैसे कोई 50 साल का है बट उसकी मेंटल एज 6 साल के 5 साल के बच्चे की है। अगर उसके साथ ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो क्या ये पॉक्सो एक्ट की कैटेगरी में आता है? पहला क्वेश्चन मेरा मैम। और दूसरा ये कि 0 FIR क्या है मैम? अगर जुरिस्डिक्शन में नहीं है हम किसी भी एरिया में जहाँ पे क्राइम हुआ है पुलिस स्टेशन में, तो क्या हम 0 FIR कर सकते हैं? एग्जैक्टली है क्या? जी, पहले सवाल का क्लियर दीदी, जवाब आप सवाल रिपीट कर सकते हैं बट थोड़ा सा जी क्लियर। बिल्कुल। सर रिजवान, 2 सवाल हैं संदीप के। कि पहला सवाल है कि एक जो मेंटल एज कहा जाता है, जो अब एक्चुअली वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती है, फिजियोलॉजिकल एज, यानी कागज पे अगर उम्र 50 लिखी हो और असेसमेंट करते समय किसी ने मेंटल एज 5 लिखी हो, तो क्या वो व्यक्ति, उस पर हिंसा हुई, यौन हिंसा, तो क्या वो व्यक्ति पॉक्सो में आता है? पॉक्सो क्या लागू होगा वो मैंने ना कहा है, क्योंकि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एक तो बहुत रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो 50 साल की उम्र है वो मानी जाती है। तो आप, यदि ये गलत है तो मुझे बताइएगा, बट मैंने एक केस फॉलो किया था जिसमें एक पेरेंट ने इसी आर्ग्यूमेंट के साथ अपनी अडल्ट बेटी को पॉक्सो के तहत उसका केस चलाने की रिक्वेस्ट की थी, और वो रिजेक्ट हो गया था। तो ये मुझे पता है कि ऐसा केस करने की कोशिश हुई थी। और दूसरा, विकलांग अधिकारों के रूप में आई थिंक ये काफ़ी वायलेशन है, क्योंकि इन्फेंटलाइजिंग यानी बच्चा बनाना, विकलांग व्यक्तियों को छोटा समझना, उनकी कैपेसिटी एजेंसी नहीं होती है ये मानना, ये बहुत आम सामाजिक गलत समझ और धारणा है। तो उसको चैलेंज, उसकी भी वो भी गलत धारणा को ये प्रमोट करता है। तो आई थिंक कानून और अन्य रूप से ये मैंने मना किया है। दूसरा सवाल उनका ये था कि यदि जो जहाँ हिंसा हुई है वो कोई भी एरिया में नहीं आता है जुरिस्डिक्शन के, तो क्या हम 0 FIR फाइल कर सकते हैं, और कौन सी स्थिति में हम 0 FIR फाइल कर सकते हैं? तो यदि आप थोड़ा सा रिजवान शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी ऑडियंस को 0 FIR क्या है और किन सिचुएशंस में फाइल की जाती है, तो यदि आप अपने उत्तर में वो भी इंक्लूड करेंगे तो हम आगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका सवाल है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक या उसकी उम्र हो गई है 50 साल तक या कितने भी साल है, पर उसकी समझ की उम्र हमने कहा कि वो 18 साल से कम है, इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है। पॉक्सो क्लियर है। आपकी कोई भी विकलांगता अगर है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, किसी भी तरह की विकलांगता है, आप 18 साल तक की उम्र के हैं, आपके ऊपर कोई यौन अपराध कारित होता है तो वो गुरुतर में माना जाएगा, मतलब उसकी सजा ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उम्र वही रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध होता है जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई, उसको कोई भी विकलांगता है, तो 375 में परिभाषित है और 376 में उसको सजा का प्रावधान है IPC की धारा में। तो वो ऐसे ही रेप केस के तौर पे चलेगा जैसे आमतौर से है। लेकिन हाँ,
आईपीसी में कल हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पे जो संदीप जी सेशन किया था, उसमें विकलांग व्यक्तियों के साथ जो प्रक्रिया है, पॉक्सो भी एक प्रक्रिया को आसान करने के लिए कानून है ना, प्रक्रिया को आसान किया गया है, न्याय की प्रक्रिया को। इसके बारे में हमारा एक डिटेल सेशन था, उसकी वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। प्रक्रिया को आसान किस तरीके से किया है, क्या है, उसका साक्षी कैसे लिया जाएगा, पुलिस उसके साथ कैसे व्यवहार करेगी जब वो पीड़िता है, और न्याय कितने दिनों में मिलेगा, किस तरह के कोर्ट में चलेगा, कैसे चलेगा, इसके बारे में डिटेल में हमारा एक कल सेशन हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। पर चलेगा 376 में, और सजा 376 के अनुरूप होगी, और इसकी परिभाषा 375 में लिखी गई। मुझे लगता है कि मेरा ये आपको क्लियर है। और लीगल कैपेसिटी को चैलेंज कर नहीं सकते हैं हम किसी भी व्यक्ति की, आम व्यक्ति की सोच लीजिए, विकलांगता भी एक तरफ कर दीजिए। जैसे कि केरला हाईकोर्ट का एक फैसला है वोटिंग के बारे में। वोटिंग के बारे में केरला हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कोर्ट उसके नाम से ना कह दे कि इसको इस साल वोट नहीं डालना है। सर मेरी तो लीगल कैपेसिटी उसकी वोट डालने की भी है, वो किसी भी स्थिति में है, जब तक व्यक्ति ये ना कहे रिजवान इस साल वोट नहीं डाल पाए, इसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा इस साल, मेरी लीगल कैपेसिटी छीनेगा नहीं जब तक कोर्ट। तो हम समाज में इस नजरिए को हमको बदलना होगा। ये वोटिंग को लेके है, इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा एक विकलांग व्यक्ति के बारे में। सर मेरी कजिन है और लगभग उनकी 5 है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, एक मिनट रिजवान, संदीप कुछ कह रहे हैं। हाँ संदीप बोलिए। मेरी कजिन है, उनकी एज 35 है, और वो मेंटली मतलब कहना चाहिए कि ठीक नहीं है, एमआर है वो। तो शी इज नॉट एबल टू वेयर हर क्लोथ, शी इज नॉट एबल टू इवन ईट फूड बाय हरसेल्फ, और वो बच्चों जैसी बच्चे हरकत करते हैं, बिल्कुल सब वैसे ही करती हैं वो। तो मान लीजिए कि कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो क्या हम ये नहीं मानेंगे कि उनकी एज कम है मेंटली? नहीं, क्योंकि ये जो मेंटल एज और जो मेंटल रिटार्डेशन जो आप कह रहे हैं, ये काफ़ी मेडिकल तरीका है इंसान को देखने का, राइट? सो आप कंडीशन पे फोकस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन देंगे तो वो अपनी जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, उसके साथ वो जिंदगी व्यतीत करेंगे, जो भी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, राइट? पर उसका कानून में इस तरह से इस पॉक्सो के तहत नहीं आ सकता, क्योंकि पॉक्सो में एज अंडर 18 दिया गया है, और उनकी 30 प्लस है या 35 प्लस है एज, तो उनकी वो एज काउंट होगी बाय व्हाट हर एक्चुअल एज इज, राइट? उनका इम्पैक्ट, उन पे ट्रॉमा का इम्पैक्ट, उनके साथ कोई हिंसा के बाद उनका रिग्रेशन हुआ होगा, वो सारे एज काउंट नहीं होते हैं। और आप अगर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स में भी देखेंगे तो उनके इस डिसेबल्ड वुमेन के लिए एनीवे जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसमें आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, अगर जो विशेष जो स्पेशल जो फोकस किया गया है उसमें उनको जो समझ सके, उनके थ्रू वो बयान दे सकते हैं, तो बाकी सारे जो प्रावधान है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के विकलांग महिला के तौर पर उनको मिलेंगे, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं फाइल कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, वैसे तो 7 बज चुके हैं, लेकिन आखिरी 5 मिनट अगर किसी और का कोई विकलांगता को लेकर सवाल होगा तो वी वुड बी रियली हैप्पी टू टेक दैट लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल यदि किसी का होगा तो ठीक है। मैं राइजिंग फ्लेम की टीम से पूछना चाहूँगी, कोई चैट में यदि सवाल लिखा है तो आप में से कोई भी अनम्यूट करके उस सवाल को बता पाए, प्लीज बताएं। ओके ठीक है, रिजवान आप पे सर्कल बैक करते हैं कि आखिरी कुछ आपको 1-2 पॉइंट्स यदि कहने हैं तो वो आप बता दीजिए, फिर हम इस वर्कशॉप के एंड में क्लोजिंग रिमार्क्स में देकर वर्कशॉप को एंड करना चाहूँगा। जी, तो सिर्फ मुझे दो बातें कहनी है, वो ये है कि जब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बच्चों के साथ यौन अपराध की बात करते हैं, तो बेहतर है कि हम लोग एक फोकस उस बेहतर दुनिया की तरफ करें जो हम बच्चों के लिए अपेक्षा करते हैं। हम पर्दा डाल के वो अपेक्षा नहीं कर सकते, हम अपेक्षा करते सकते हैं सुंदर समाज और ओपन समाज बना के। दूसरी बात है कि जब हम जन साधारण का हमारा एक नजरिया होता है कि जहाँ जिस राज्य में ज़्यादा FIR दर्ज होती है वो राज्य ज़्यादा खराब है बच्चों के यौन शोषण से संबंधित, बिल्कुल है, लेकिन
जब तक बात खुल के नहीं आएगी, उस राज्य में FIR दर्ज नहीं होगी और वो बात समाज का आम हिस्सा नहीं होगा और न्याय पे हमारा भरोसा नहीं होगा, तब तक बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है। बच्चों का जीवन सुरक्षित होने के लिए न्याय पे भरोसा होना बहुत जरूरी है और न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा होना जरूरी है और उसकी जानकारी होना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। सॉरी, एक छोटा सा सुझाव दे सकती हूँ निधि एंड में? हाँ, बिल्कुल प्लीज। मैं खुद भी इसी सेक्सुअलिटी एजुकेशन के ऊपर काम करती आई हूँ, तो भाई मेरा छोटा सा सुझाव है, क्योंकि रिजवान और निधि ने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और जो भी लीगल एक एस्पेक्ट हमको बताया और बहुत नई नई चीजें हमें पता चली। मैं सोचती हूँ अगर ये तो एक हमारे लिए एक सुरक्षा के लिए जरूरी है कानून की तरफ देखना, पर अगर हम बच्चों को शुरू से एक ट्रेनिंग दें, एक सेक्सुअलिटी एजुकेशन हम शुरू करें और उसके लिए जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ा टबू है ये और एक बिग नो है हर स्कूल से इस बारे में कि वो इस बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहते। तो इस झिझक को अगर हम हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम करें आप लोगों के जरिए, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को अपनी सेफ्टी का अगर हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दें तो वो काफी हद तक इस नौबत से बच सकते हैं अगर हम उनको, देयर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो वो बस मैं ये कहना चाह रही थी कि ये साथ में ये भी करें तो बहुत हमारे बच्चों को फायदा होगा। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स का छोटा सा हिस्सा आपने बोल दिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम सुरक्षा पे आज बात कर रहे हैं क्योंकि कानून से भी हमें एक हिचक होती है, हमें एक डर बैठा होता है कि कानून, पुलिस, न्याय, ये सारे झमेले में हम क्यों पड़े। ये हमारी सोच बन गई है कहीं ना कहीं, तो इस सोच को छुड़ाना है, तोड़ना है, इससे बाहर उभर के आना है। इसीलिए हमने इस कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन किया, मेरा हक मेरी सुरक्षा, कि हमें समझना है कि हमारे हक क्या हैं और अधिकार क्या हैं। आपने जैसे कहा कि कानून को छोड़कर सामाजिक व्यवस्था या समाज में हम क्या कदम उठा सकते हैं, कई कदम उठा सकते हैं। पहले तो सही इंफॉर्मेशन, सुगम्य जानकारी, तो एक्सेसिबल और सही, सुगम्य और सही जानकारी बच्चों को, बड़ों को, लड़कियों को, महिलाओं को, सभी को दी जाए, क्योंकि हिंसा को हम एक गंदी चीज मानते हैं। हिंसा के बारे में बोलने से हम हिचकते हैं, हम उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, हम उसे नकारना चाहते हैं, या तो हम कहते हैं कि हिंसा तो हुई नहीं है, हमारे साथ तो हो ही नहीं सकती, हमारे बच्चे के साथ ये हो नहीं सकता, हमारी बेटी के साथ ये नहीं हो सकता, हमारी बहन के साथ ये नहीं हो सकता। ये जो सोच है, इससे हमें उभरना है, इसे हमें चैलेंज करना है और इससे आगे बढ़कर यदि सबसे पहले हमें सुगम्य और सही जानकारी प्राप्त करनी है, अपने आप को खुद को सक्षम बनाना है। यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हमें हमें जुड़कर विकलांग व्यक्तियों को, विकलांग महिलाओं को सक्षम बनाना है, यौनिकता, लैंगिकता, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पर। और इसको करने के बाद कानून के बारे में भी बताना है, क्योंकि हमारा हक है, हमारे अधिकार हैं, न्याय की व्यवस्था की गई है, हमें ज़रूरत है कि हम इसे समझें, सुगम्य रूप से कोई हम तक इस जानकारी को पहुंचाए। यही एक छोटी सी कोशिश राइजिंग फ्लेम यहाँ कर रही थी, और जब हमें ये जानकारी मिले तो हम न्याय तक आसानी से पहुंच सके और निडर न्याय के मार्ग पर चल सके। इस सब को ध्यान में रखते हुए राइजिंग फ्लेम ने मेरा हक मेरी सुरक्षा इस कार्यशाला श्रृंखला का आयोजन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 3 दिन हमारे साथ जुड़े रहे। रिजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, 2 दिन, 3 में से 2 दिन आपने आकर यहाँ पर कार्यशाला श्रृंखला को सफल बनाया। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि कानून में क्या लिखा गया है और हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस मीटिंग को, इस वर्कशॉप को सुगम्य बनाने में कई लोगों का हाथ था, पूरी राइजिंग फ्लेम टीम, और ख़ास तौर से हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स निशांत और सोनाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो आप अनम्यूट करके सबको हेलो कह सकते हैं, क्योंकि आप तब से साइन कर रहे हैं, किसी ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राइजिंग फ्लेम पूरे भारत में काम करता है, अन्य टॉपिक्स पर काम करता है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर काम करता है, उन्हें सक्षम बनाने का कार्य करता है। हमारी टीम
विकलांग व्यक्ति हमारी टीम एक सेल्फ लेड टीम है, यानी हमारी टीम में 80% जो मेंबर्स हैं उन्हें कोई ना कोई प्रकार की विकलांगता है, क्रॉनिक इलनेस है, नहीं तो कोई दूसरी डिसेबलिंग कंडीशन है। हम बिलीव करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे बिना हमारे लिए कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए हम सब जुड़कर आप सभी के साथ एक अच्छे समाज की रचना हो इसके तरफ एक पहल कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़िएगा ज़रूर हमारे साथ। आप सब में से जिसे भी इंटरेस्ट हो, जिसे भी रुचि हो हमारे साथ वॉलंटियर करने में, पार्टनरशिप करने में, हमें लिखिएगा team@risingflame.org। इस पर आप हमें एक ईमेल छोड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है risingflame.org। आप जाकर हमारे अभी तक के पिछले 4 सालों में हमने किन किन क्षेत्रों में क्या विषयों पर काम किया है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी तरह की वर्कशॉप्स यानी कार्यशाला आयोजित करनी हो सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लेकर, कंसेंट को लेकर यानी सहमति को लेकर, कानून को लेकर, हिंसा को लेकर, लीडरशिप और सक्षमता को लेकर, ये सारे जो क्षेत्र हैं उसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमने कोविड में भी काफ़ी सारा काम किया है, रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश की है और सामाजिक सुधार भी लाए हैं। हम पब्लिक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में जो भी धारा के भीतर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हम आप सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं और आप सभी का स्वागत है राइजिंग फ्लेम परिवार में। आइए, जुड़िए, क्योंकि एक साथ मिलकर ही हम समाज को बदल सकेंगे और हिंसा को रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यशाला श्रृंखला को आप कुछ दिनों के बाद राइजिंग फ्लेम यूट्यूब चैनल पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और प्लीज़ सर्कुलेट भी करिएगा। जो भी यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे सेशंस, जो हमारे इतने दिग्गज जो हमारे फैसिलिटेटर्स रहे हैं उनके सेशंस को एक्सेस करना, समझना और उनसे सीखना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ लवली वीकेंड। निधि मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच राइजिंग फ्लेम का। और निशांत अभी हमारे साथ में है। मैं सोनाली जी। सो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे लाने के लिए, इस मीटिंग को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो आपने सोचा। एंड साथ ही यहाँ पे जो भी बहुत सारे लोग हैं तो मैं उन्हें जस्ट इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जैसे आपकी टीम ने कांटेक्ट किया है तो अभी इंडिया में एक्टिवली जो भी इंटरप्रेटर्स हैं, सर्टिफाइड इंटरप्रेटर्स हैं, जिन्हें हमेशा आपको कोर्ट में या किसी भी लॉ क्रिमिनल केस में, रेप केसेस में आपको रिक्वायरमेंट होती है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की, एक्सपर्ट्स की या डेफ टीचर्स की, तो वो भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। SLIA इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन है जो कि इंडिया में एक्टिवली जी बिल्कुल एक्टिवली वर्क करता है। तो जो भी लोग हैं अगर उन्हें लॉ या कोर्ट से रिलेटेड कभी भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे कांटेक्ट करके ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडिया SLIA के इंटरप्रेटर्स हैं, वर्क करता है, तो वहाँ से ले सकते हैं। और राइजिंग फ्लेम में भी जो हम दोनों हैं, मैं और निशांत, हम SLIA के मेंबर्स हैं और मैं SLIA के साइड से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इस मीटिंग को एक्सेसिबल बनाया। हमारा वो कर्तव्य है। थैंक यू सोनाली एंड थैंक यू एवरीवन। हैव अ लवली वीकेंड। प्लीज स्टे सेफ। मेरा हक मेरी सुरक्षा, कानून और विकलांग अधिकार पर कार्यशाला श्रृंखला राइजिंग फ्लेम द्वारा। वेबसाइट risingflame.org, ट्विटर राइजिंग फ्लेम नाउ, इंस्टाग्राम risingflame_now, फेसबुक राइजिंग फ्लेम नाउ।